अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सारे? अच्छा जी, तो ये कि वीडियो मैं बना रहा हूँ कुछ गाइडेंस के लिए, कुछ पेपर की गाइडेंस के लिए। और काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि एएस इकोनॉमिक्स में, एएस इको में 12 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो पेपर पैटर्न जो है वो 2023 के लिए, 2023 ऑनवर्ड्स के लिए चेंज हुआ है एएस इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूँगा कि 12 मार्क के क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि पहले पेपर होता था 40 मार्क्स का, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2। और अब वही 40 मार्क्स का पेपर अब 60 मार्क्स का पेपर होता है। पहले सिर्फ 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे, एक केस स्टडी और एक क्वेश्चन करना होता था सेक्शन बी में, जिसमें से आपके पास 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती थी और एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता था। अब इन्होंने ये किया है, थोड़ा सा पैटर्न मैं समझता हूँ मुश्किल कर दिया है, टाइम भी पेपर का बढ़ा दिया है। जो अब अलॉटेड टाइम है वो 2 आवर्स होगा। ठीक है, पहले 1 आवर एंड 30 मिनट्स होते थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वही वैसा ही रहा है, केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा आपके पास एक 20 मार्क्स का, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स होंगे, ए से लेके ई पार्ट तक, एट टाइम्स एफ तक पार्ट भी दे सकता है वो। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द डिफरेंस। अब उन्होंने क्या किया है कि आपको एक क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से करना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे और उसमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। और सेक्शन सी जो है वो उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, 2 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस होगी, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी, और सिर्फ एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। इसीलिए क्वेश्चन जो आपको पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इन 20 मार्क्स में से 2 पार्ट्स होंगे आपके पास, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट 8 नंबर का होगा, बी पार्ट 12 नंबर का होगा, 12 मार्क्स का होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमें 12 मार्क के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। सबसे पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस 12 मार्क्स में एग्जामिनर आपको मार्क्स दे कहाँ रहा है। अब बच्चा यहीं पे जो है अगर गलती करेगा तो उसको मार्क्स किस तरीके से एलोकेट होंगे। तो सबसे पहली बात ये समझनी ज़रूरी है कि 8 मार्क्स इसके अंदर एग्जामिनर ने एलोकेट किए हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, अपने जो पॉइंट्स हैं उनको डेवलप करना और वगैरह वगैरह। और 4 मार्क्स वो इवैल्यूएशन के लिए उसने एलोकेट किए हुए। तो इसी तरीके से ये 12 मार्क्स उसने बाइफरकेट किए हैं और हमें इसी पैटर्न के मुताबिक आंसर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो फिर हम बात करते हैं कि एनालिसिस होता क्या है, एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। एनालिसिस कहा जाता है कि अपने पॉइंट, जो आपने एक पॉइंट रेज किया है उसको एक्सप्लेन करें, उसको डेवलप किया जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल डेप्रीसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, डेप्रीसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब हमें पता है कि जब एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो जाता है, पाकिस्तान में आजकल हम क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है हमारा डॉलर का रेट। पहले कोई 250 पे था, आज 280 290 पे ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो इससे होता क्या है, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं, रिलेटिवली चीपर हो जाती हैं, और हमारी इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तभी हम सुनते हैं कि जब पेट्रोल कम करने की बारी आती है तो क्योंकि डेप्रीशिएशन ऑफ द करेंसी की वजह से वो जो इफेक्ट, जो बेनिफिट कंज्यूमर को, जो आवाम को दिया जाना होता है वो नहीं मिल पा रहा होता, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट कॉन्स्टेंटली डेप्रीशिएट हो रहा है। तो अब अगर एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि हाउ डज द डेप्रीसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट अफेक्ट इन्फ्लेशन, तो अगर हम इस पॉइंट को रेज करें तो किस तरीके से इसको हम इसका एनालिसिस कर पाएंगे और किस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि द डेप्रीसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट मेक्स द एक्सपोर्ट्स चीपर एंड द इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव एज अ रिजल्ट। ये जो कनेक्टिव्स मैंने यूज़ किए, कनेक्टिव्स यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पॉइंट को हम फर्दर एक्सप्लेन, फर्दर डेवलप कर सकें। एज अ रिजल्ट, अच्छा, अब एज अ रिजल्ट से क्या होगा
क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स की प्राइस कम हो गई है, इसकी कंपेटिटिवनेस इन दी फॉरेन मार्केट बढ़ जाएगी। सही है ना। अब क्योंकि कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगी। अब क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी और आपको पता है एक्सपोर्ट x माइनस एम इज अ कंपोनेंट ऑफ एडी, तो एडी भी इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होगी। तो अब आपने देखा किस तरीके से मैंने इस पॉइंट को डेवलप किया। एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स बिकमिंग चीपर, द एक्सपोर्ट्स बिकम competitiveness in the foreign market. This will therefore result in higher demand for exports if the demand for exports is elastic greater than 1. Law of demand क्या कहता है? When price falls, demand rises. तो अगर इलास्टिक होगी डिमांड तभी ये चीज़ आपकी असर करेगी। तो इससे क्या हुआ? Since the exports increase, one of the component of aggregate demand increases. As a result demand pull inflation will occur. Similarly अगर हम इसकी बात करें तो हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि क्योंकि इंपोर्ट्स हमारी एक्सपेंसिव हो रही हैं, हमें पता है एक चीज़ होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि अकर होती है एग्रीगेट सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट से। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट की वजह से इंपोर्ट्स आपकी एक्सपेंसिव हो गई, तो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऑयल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेड थिंग इन पाकिस्तान, असेंशियल है, तो इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है, हम तो नहीं बनाते तेल। तो क्योंकि प्राइसेस आपका करेंसी रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, आपको ऑयल इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब अगर फॉर एग्जांपल एक टैंकर वाला है या कोई भी फैक्ट्री में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, या कोई बस सर्विस है या कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं जो कि अल्लाह भला करे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट वगैरह चलाते हैं, तो उनको अपने फेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि उनको ऑयल एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो अब आपने चेक किया कि किस तरीके से मैंने डेप्रिसिएशन से ऑयल एक्सपेंसिव तक इस पॉइंट को डेवलप किया, इसका एनालिसिस किया। अगर आंसर लिखना है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सिंस एज अ रिजल्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, दिस विल देयरफॉर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लोकल फर्म्स हु आर यूजिंग इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। इसको इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। दिस विल देयरफॉर गिव अ राइज टू इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से हमें एनालिसिस करना पड़ता है और इसी के पॉइंट्स, इसी के मार्क्स एग्जामिनर ने एलोकेट किए हुए हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ। अच्छा जी, अब अगले पार्ट पे आते हैं। जो 4 मार्क्स की इवैल्यूएशन लिखी गई है, इवैल्यूएशन कैसे करना है। यहाँ पे मोस्टली बच्चा जो है फेल हो जाता है और इवैल्यूएशन सही से नहीं कर पा रहा होता, तभी थ्रेशोल्ड हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का कम होता है। अच्छा जी, तो अब इवैल्यूएशन कैसे करें। इवैल्यूएशन की टिप ये है कि आपने जो लिखा है उसकी एक छोटी सी समरी एंड में आपने देनी है, कंक्लूड करना है, ठीक है। आपने एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है, आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है। आपने दोनों, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट विल कॉज इन्फ्लेशन, विल इट कॉज इन्फ्लेशन या विल इट नॉट कॉज इन्फ्लेशन, आपने दोनों साइड को कंपेयर करना है। सही है। आजकल तो हमें एआई का दौर है, हमें पता है कि इतनी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, उन एग्जांपल्स का करेक्ट यूजेज यहाँ एग्जाम में होगा। हमारे पास पाकिस्तान की इकोनॉमी है, हमारे पास यूएसए की इकोनॉमी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स विल मेक इट वेरी इजी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और आपको पता है कि कोई भी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो पॉलिसी लगेगी कॉन्ट्रैक्शनरी।
कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। हम सप्लाई साइड की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल की, ठीक है। अब अगर इस पर एक सवाल है 12 मार्क का और हमें आपको इवेलुएट करना है, तो आप एक पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट जो कि बहुत रेलिवेंट भी है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से, आप यहाँ पे बता सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल में क्या होता है। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी जाती है, ठीक है। जिस तरीके से अभी हो रहा है IMF के कहने पर, जिस तरीके से पाकिस्तान अभी कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत ही कम बजट एलोकेट कर रही है ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स, और उसके अलावा टैक्सेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट के हिसाब से, पॉलिटिकल व्यूज़ अगर हम देखे जाएँ, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एक मोमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप टैक्सेस बढ़ाओगे और स्पेंडिंग कम करोगे तो जो लोकल आपकी आवाम है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाओगे। तो अगर आप एनालाइज कर रहे हो और इवैल्यूएट कर रहे हो कि आपने कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या सक्सेसफुल होगी इन कर्बिंग इन्फ्लेशन, तो आप बता सकते हो कि यार पॉलिटिशियंस विल फाइंड इट वेरी अनपॉपुलर और इसकी वजह से वो शायद ऐसी पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट कर पाए, सही है। फिर आप इवैल्यूएशंस में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सप्लाई साइड पॉलिसी है। अब सप्लाई साइड पॉलिसी आपको पता है कि उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लॉन्ग रन में आते हैं। सप्लाई साइड पॉलिसी के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लॉन्ग रन में आते हैं, जबकि जो डिमांड साइड पॉलिसीज़ होती है जिनमें फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके इफेक्ट आपको शॉर्ट रन में ही मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, तो आपको पता है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल गिव यू द रिजल्ट्स, बट दोज रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन द लॉन्ग रन, व्हेन द इकोनॉमी हैज़ द स्पेयर कैपेसिटी, व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, व्हेन द इकोनॉमी हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो इट्स पोटेंशियल, समझे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इवैल्यूएशंस में। फिर एक डिप्लोमेटिक इवैल्यूएशन देना भी बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि क्या चीज़ से इन्फ्लेशन कम होगी और क्या चीज़ से कम नहीं होगी। आप ये दें, आप एक ऐसी इवैल्यूएशन लिखें कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पॉलिसीज कैन बी वेरी बेनिफिशियल। अब जैसे अगर मैं ये बात करूं कि एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस वेदर इन्फ्लेशन इज मोर लाइकली टू बी कॉज्ड बाय शिफ्ट इन एन इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड और शिफ्ट इन इट्स एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे सूटेबल इवैल्यूएशन क्या है? यहाँ पे सूटेबल इवैल्यूएशन ये है कि इन्फ्लेशन तो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि डिमांड साइड की ही कॉम्बिनेशन से हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एग्रीगेट सप्लाई के ही कॉम्बिनेशन से हो। अच्छा, अगर आप लिख भी रहे हैं कि एग्रीगेट सप्लाई के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, तो आप फिर ये बताएंगे कि अज्यूमिंग के इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, अज्यूमिंग के एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो टर्म्स लाइक लाइकली, मोस्ट लाइकली, ये टर्म्स का यूजेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ड्राफ्टिंग इवैल्यूएशंस। इवैल्यूएशंस में आपको एज एन इकोनॉमिस्ट सोचना है कि किस तरीके से मैं बेहतर से बेहतर कंक्लूजन और इवैल्यूएशन ड्राफ्ट कर सकूं। अच्छा जी, अब अगर मैं कुछ टिप्स बताऊं फॉर इवैल्यूएशन, तो PED इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट व्हेन राइटिंग इवैल्यूएशंस, स्पेशली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। अब मुझसे अगर कोई पूछे यार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वगैरह का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा यार अगर मैं डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार एक्सपोर्ट्स चीपर हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो सिर्फ तभी बढ़ेगी ना जब एक्सपोर्ट्स की डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज इलास्टिक। यहीं पे अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज इन इलास्टिक, यानी कि लेस देन 1 है, तो बहुत ही कम चांस है कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉल करे। तो PED PES की नॉलेज, XED YED की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है।
फिर मैं एक और ये टिप देना चाहूँगा कि यार डेटा, अगर केस स्टडी का सवाल है तो डेटा आपके सामने है, ठीक है, उसकी यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पर्सनल अगर आपके पास एग्जांपल है, पर्सनल एग्जांपल, कोई इकोनॉमी की एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने घर की प्लीज़ एग्जांपल ना दे दीजिएगा। इकोनॉमी की एग्जांपल अगर आपके पास हो जो कि रेलेवेंट हो, आप प्लीज़ इसके अंदर डालें ताकि अच्छी से अच्छी एवेल्युएशन बने, ठीक है। उसके बाद कुछ जेनेरिक बातें मैं कर देता हूँ कि जी कंसिडर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं, ठीक है जी, आपने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, उनको वे करना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे प्रोज ज़्यादा हैं तो फिर इवैल्यूएशन उसके ही मुताबिक आपने लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूजेज ऑफ डायग्राम्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इट इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन अगर आप डायग्राम्स यूज़ करेंगे फॉर एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी हद तक आपका आंसर जो है बहुत ही शेप्ड अप लगेगा और बहुत ही रेलेवेंट लगेगा एग्जामिनर को। तो फिर आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग अपना फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे, और मैं अपना नीचे कॉन्टैक्ट इन्फो भी बता देता हूँ। अगर किसी को कोई आंसर वगैरह चेक कराना हो, कोई और टिप चाहिए हो, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। एंड थैंक यू। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।